आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि चीनी महंगी करके आवाम को तकलीफ पहुंचाने वालों को किसी सूरत रिलीफ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म का शुगर माफिया को दो टोक पैगाम, कहा कि जब अपने सियासी मुखालिफिन से नाइंसाफ़ी नहीं की तो जहांगीर तरीन से कैसे कर सकता हूँ। वाज़े अंदाज में बता दिया कि वोट ना मिलने के खौफ से किसी को NRO नहीं दूंगा। हमें शुगर माफिया के सामने बेबस नजर आते हैं। जहांगीर तरीन से ना सिर्फ आपने मुलाकात की बल्कि उन्हें NRO भी दे दिया। अवाम के सख्त सवालात पर वज़ीर आज़म का दो टोक जवाब। कभी किसी को NRO नहीं दूंगा। वो इसलिए नहीं कि मुझे कोई डर है वोटर या मुझे वोट नहीं पड़ेगी, मुझे खौफ खुदा है। वो ये कह रहे हैं कि उनसे नाइंसाफ़ी हुई। मैं नाइंसाफ़ी कभी किसी से नहीं की, तो जब मैं मुखालिफ से नहीं करता तो जो मेरी पार्टी में जहांगीर तरीन उससे मैं कैसे करूँगा। वज़ीर आज़म ने साफ अंदाज में बता दिया, अवाम की मुश्किलात बढ़ाने वालों को रिलीफ नहीं मिलेगा। जिन्होंने चीनी महंगी करके अवाम को तकलीफ पहुंचा के उनको नुकसान पहुंचाया, ये मेरा आपसे वादा है, कभी मेरी गवर्नमेंट चली जाए उनको NRO नहीं मिलने लगा। कोई किसी से रियायत नहीं होगी, लेकिन नाइंसाफ़ी किसी से नहीं होगी। एक शहरी ने वज़रा की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। इमरान खान ने वाज़े अंदाज में बता दिया कि काम ना करने वालों के लिए टीम में कोई जगह नहीं। उम्रा करके आए और आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि आप अपने मुनशीरों और वजीरों से आप मुतमिन हैं। ये ऐसे है कि 11 खिलाड़ी है मेरी टीम में, हर कोई तो सुपरस्टार नहीं होता। हमारे कई वज़रा बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और कई वज़रा अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर टीम बदलनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ज़रूर कामयाब होंगे। इमरान खान आज कह रहे थे कि डर नहीं है तो फिर वो अदालतों में जवाब दें। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर इमरान खान की सुब नहीं होती। यही बात की है, ये तो कंटेनर से लेकर आज तक वो यही बात कर रहे हैं और अदालतों के फैसले भी जो आ रहे हैं वो इनके मुंह पर तमाचे हैं। और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर इनकी सुबह नहीं होती और रात नहीं होती। अच्छा होता कि आज इमरान खान साहब शहरियों से बात करते और कहते कि आज मैंने चीनी की कीमत को 120 रुपए किलो से 52 रुपए कर दिया, आज मैंने बिजली के रेट कम कर दिए, गैस के रेट कम कर दिए, LNG के रेट कम कर दिए, दवाइयों के रेट कम कर दिए। आज अवाम ये सुनना चाहती थी। नवाज शरीफ तो शहबाज शरीफ तो अवाम इनसे 2.5 साल और कंटेनर से लेकर आज तक सुन रही है। कौन सी नई बात की है। बिलावल भुट्टो की PTI हुकूमत की नाक़िस मौशी मनसूबाबंदी पर कड़ी तनकीद, कहते हैं कि तब्दीली नहीं, ये तबाही है। इमरान खान ने मुल्क को ब्लैक लिस्ट होने के दहाने पर पहुंचा दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान में कहा है कि इमरान खान खुद पाकिस्तान को करप्शन का गढ़ साबित करते रहे हैं तो गैर मुल्की सरमायाकार कैसे भरोसा करेंगे। करप्शन के खिलाफ मुहिम दरअसल कौम के साथ एक फ्रॉड है। इमरान खान ने मुल्क के रोशन मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। एहतसाब के झूठे नारे का पोल खुल चुका है, आवाम अब इस झांसे में नहीं आने वाले। बिलावल ने सवाल किया कि हुकूमत ने 997 दिनों में मुबैना करप्शन का कितना पैसा कौमी ख़जाने में जमा कराया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब फ़ोन पर हेलो हेलो करने के ड्रामे से महंगाई के सुनामी की तबाही ख़त्म नहीं हो सकती। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे, डॉक्टर्स ने हाथ जोड़ लिए। रियासत मुखालिफ बयान केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में जावेद लतीफ़ ने कहा, अगर मशरिक़ी पाकिस्तान के वक्त पंजाब खड़ा हो जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हम 3 छोटे सूबों से कह रहे हैं कि पंजाब ने पिछले अदवार में जो खामोशी इख्तियार की, हमने पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं किया। मशरिक़ी पाकिस्तान के वक्त पंजाब खड़ा हो जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आज पंजाब जो है खड़ा है, आज पंजाबी जो है वो हरावल दस्ते का रोल अदा कर रहे हैं, आइन कानून की बालादस्ती का। हम 3 छोटे सूबों से कह रहे हैं कि पंजाब ने जो पिछले अदवार में खामोशी इख्तियार की, हमने पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं किया। शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत को नैब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। प्रोसिक्यूशन टीम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नैब का कहना है कि ठोस शवाहिद पर मबनी मनी लॉन्ड्रिंग केस पर अदालती कार्रवाई जारी है और ट्रायल में शहबाज शरीफ की मौजूदगी इंतहाई ज़रूरी है।
नैब ने शहबाज शरीफ और दीगर मुल्ज़िमान के नाम ECL में डालने की भी दरख्वास्त की है। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत को नैब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फ़ैसला कर लिया है। प्रोसिक्यूशन टीम ने तैयारी भी इस सिलसिले में शुरू कर दी है, जबकि नैब का कहना है कि ठोस शवाहिद पर मबनी मनी लॉन्ड्रिंग केस पर अदालती कार्रवाई जारी है और ट्रायल में शहबाज शरीफ की मौजूदगी इंतहाई ज़रूरी है। इसीलिए नैब ने शहबाज शरीफ और दीगर मुल्ज़िमान के नाम ECL में डालने की भी दरख्वास्त कर दी है। तो फैसला आया था मियाँ शहबाज शरीफ के हक़ में, उनको बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से उन्हें रोका गया था और वजह इसकी ये बताई जा रही है नैब की जानिब से कि नैब ने शहबाज शरीफ और दीगर मुल्ज़िमान के नाम ECL में डालने की भी दरख्वास्त कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की तफ्तीश। हमजा शहबाज ने सारा मलबा छोटे भाई सलमान शहबाज पर डाल दिया। जेल से तहरीरी जवाब में कहा कि वो रमज़ान शुगर मिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव सिर्फ कागजों तक थे, सारे मामला सलमान शहबाज देखते थे। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नईम अशरफ भट्ट। मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए की मुंतकिली, रकम कहां से आई, किसने भिजवाई और किसने निकलवाई। FIA की तफ्तीश में हमजा शहबाज का कॉन्फिडेंशियल जवाब समा ने हासिल कर लिया। तफ्तीशी टीम ने सवाल किया कि रमजान और अल अरेबिया शुगर मिलों के मुलाजमीन के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन कैसे हुई। हमजा शहबाज ने लाइल्मी का इजहार किया तो अगला सवाल हुआ कि आप तो रमजान शुगर मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आपको इसका इल्म होना चाहिए। जिस पर जवाब आया कि मैं CEO महज कागजों की हद तक था, अमली तौर पर सारे मामलात मेरा छोटा भाई देखता रहा। तफ्तीशी टीम ने पूछा कि रिजवान कुरैशी नामी शख्स क्या आपकी एमा पर नामालूम जराए से हासिल रकम को रमजान शुगर मिल के मुलाजमीन के अकाउंट में बेचता था, जिस पर हमजा शहबाज ने कहा कि वो रिजवान कुरैशी को जानते जरूर हैं, लेकिन इनको कभी ये इख्तियार नहीं दिया कि वो किसी के अकाउंट में रकम भेजें। रमजान शुगर मिल का मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल के इल्जाम पर हमजा शहबाज ने कहा कि वो किसी ऐसी हुंडी हवाला को नहीं जानते और आपको तफ्तीश में एक देले की करप्शन नहीं मिलेगी। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। दरिया भी न छोड़े हमने, जानिए इसी बुलेटिन में। मुल्क में जुज़वी लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2800 से ज़ायद अफराद वायरस का शिकार हुए हैं। 104 मरीज़ इंतकाल कर गए हैं। मुल्क भर में 16 मई से 30 साल और ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। इस्लामाबाद से देखिए अरहम खान की रिपोर्ट। कोरोना की तबाहकुन लहर, 24 घंटे में मजीद 104 पाकिस्तानी मौत के मुंह में चले गए। पंजाब में सबसे ज्यादा 63, खैबर पख्तूनख्वा में 24 और सिंध में 12 अमवात। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में 2-2, जबकि आजाद कश्मीर में 1 मरीज जाँ बहक। अब तक वायरस 19,210 अफराद की जाने ले चुका है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क में 38,616 अफराद के कोरोना टेस्ट हुए। 2,869 में वायरस की तशखीस। मुस्बत केसेस की शरह 7.42% रही। नए केसेस के बाद कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 76,536 हो गई। 5,184 मरीज 639 अस्पतालों में सिर इलाज। पेशावर में 41%, मुल्तान 73, लाहौर 63 और गुजरांवाला में 52% वेंटिलेटर्स भर चुके। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम भी जारी। 16 मई से 30 साल और जायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन खोलने का फैसला। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं वैक्सीन की दस्तयाबी में बेहतरी के साथ वैक्सीनेशन कैटेगरी में भी इजाफा किया जा रहा है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। ईद के इज्तिमात खुली जगहों पर और खुतबा मुख्तसर रखा जाए। NCOC ने ईद इज्तिमात के लिए हिदायत जारी कर दी। सरबरा NCOC कहते हैं कोरोना बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। अमवात में सबसे ज्यादा शरह मुअम्मर अफराद की है। अवाम को कोरोना से बचाने का मिशन। NCOC ने ईद इज्तिमात के लिए हिदायत जारी कर दी। ईद की नमाज का एहतमाम खुली जगहों पर किया जाए, खुतबा मुख्तसर रखा जाए और एक ही मकाम पर 2 या 3 मरतबा नमाज ईद की अदायगी का बंदोबस्त किया जाए। ईदगाह में आने और जाने के लिए 1 से ज्यादा गेट रखने और दाखिली पॉइंट्स पर थर्मल स्कैनिंग यकीनी बनाने की भी हिदायत। ये भी कहा गया कि शहरी जाए नमाज साथ लाएं और हाथ मिलाने या गले मिलने से गुरेज करें। विफाकी वजीर असद उमर ने मुअम्मर अफराद को वैक्सीन पहले लगाने की वजह भी बता दी। ट्वीट में कहा कोरोना से हलाकतों की सबसे ज्यादा शरह 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की है, इसलिए उन्हें पहले वैक्सीन लगाई। 40 साल से कम उम्र के अफराद में शरह अमवात 1% से भी कम रही।
कराची में कोरोना वार्ड्स में काम करने वाले डॉक्टर ने आवाम से हाथ जोड़कर अपील की है कि वो घरों पर रहें। एहतियात ना करने की वजह से डॉक्टर्स और उनके अहल खाना की ज़िंदगियाँ दांव पर लग रही हैं। लोग खुदारा एहतियात करें, ये बीमारी को किसी को नहीं बख्श रही। मैं हूं डॉक्टर राशिद सिराज खानज़ादा, इस हॉस्पिटल के कोविड वार्ड का इंचार्ज। हम अपने सामने वो कुछ देख चुके हैं जो शायद कोई इमेज भी नहीं कर सकता। हम दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें बिला खौफ व ख़तर पेश किए हुए हैं। जब हम यहाँ से जाते हैं ना तो हमारे अंदर खौफ होता है, अपने लिए नहीं, हमारे अपनों के लिए। उनको ये कोविड ना लग जाए, उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने का सबब कहीं हम ना बन जाए। हम भी इंसान हैं, हमें अपनी मौत से डर नहीं लगता, हमें अपने प्यारों की मौत से डर लगता है। हमारे माँ बाप हैं बूढ़े, हम नहीं चाहते कि वो हमारी वजह से मरे। मैं जिस बेड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, ये हमारा दोस्त डॉक्टर जिसका वालिद इस वक्त अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। इसको भी हो सकता है इसका बेटा जो कि डॉक्टर है वो उसी ने इन्फेक्शन लगाया। मेरा एक दोस्त अभी इस ड्यूटी के दौरान मुझे जब पता चला है डॉक्टर अकबर घांगरों का कि उनकी भी डेथ हो गई, इस ड्यूटी के दौरान ही एक और मेरे दोस्त ने जो डॉक्टर हैं उसने फ़ोन करके बताया कि उनके भाई जो खुद एनेस्थेटिस्ट हैं वो भी एक कराची के निजी हॉस्पिटल के अंदर अभी ICU में शिफ्ट हो गए। खुदा के लिए सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो ख्याल करें। हम छुट्टियों में भी यहाँ पर हैं, हम ईद पर भी यहाँ पर हैं, हम अपनों की लिए तकलीफ़ बन जाने का सबब बनने की वजह से भी हम यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर हैं। हम इंसानियत के लिए यहाँ पर हैं। आप लोग अपने घरों में रहें, बच कर रहें इस बीमारी से, नहीं बख्शती ये किसी को। अरबपतियों खरबपतियों अमेरिका में हो, कनाडा में हो या वो इस कतर अस्पताल में हो, ये इस सांस के साथ जा सकती है जो इस फ़ज़ा के अंदर मौजूद है। हम फिर भी नहीं डरते। बहुत सारे मरीज़ यहाँ पे आते हैं जो केयर नहीं करते थे, जिन्हें ख्याल नहीं था, कोरोना को कुछ समझा नहीं करते थे, लेकिन जब उनके सामने उनके प्यारे जाते हैं ना, फिर बहुत देर हो चुकी होती है। उस दिन से डरते हैं हम कि जब हमारे पास जगहें बाकी ना बचेंगी, जब हमारे पास डॉक्टर नहीं बचेंगे कि वो आप लोगों का इलाज कर करके शायद अपनी जानें गंवा बैठे होंगे। कौन कहता है कि कराची में लॉकडाउन है? सचल थाने की नाक के नीचे सफूरा चौरंगी के करीब रेस्टोरेंट और होटल पर रात गए तक कारोबार जारी रहता है। दोनों होटल्स में ग्राउंड फ्लोर ही नहीं, छत पर भी खाबों का सिलसिला रोज जारी रहता है। लोगों का बेपनाह रश, ना मास्क पहने हैं ना ही समाजी फासले का ख्याल। नौजवान टोलियों की शक्ल में बैठे गप शप करने में मसरूफ रहते हैं। होटल मालकान की उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। मुतालिका सचल थाने बेखबर या पुलिस अफसरान की मुठ्ठियां गर्म होती हैं। दोनों होटल लॉकडाउन के बावजूद रोज रात गए तक खुले रहते हैं। कोरोना के फैलने के पेश नज़र सचल थाने पर सवाल उठने लगे, आखिर सचल थाने की पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? मौक़िफ़ देने से ही इनकारी। सिंध हुकूमत ने एक्शन ना लिया तो दोनों होटल कोरोना वबा इलाके में तेज़ी से फैलने का सबब बन सकते हैं। देही सिंध के डोमिसाइल पर कराची में नौकरियां करने वालों का डाटा इकट्ठा करने के लिए नैब का खत। सिंध काबीना ने गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कि मुलाजमीन की तफसीलात मांगना नैब के दायरे अख्तियार में नहीं आता। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। सिंध के देही डोमिसाइल के हामिल मुलाजमीन की कराची और हैदराबाद में तैनाती के मामले पर सिंध हुकूमत ने खुलकर नैब से ताउन न करने का ऐलान कर दिया है। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुलाजमीन की तैनाती की तफसीलात मांगना नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। खत गैर कानूनी है और इस खत की ज़बान इश्तियाल अंगेज है। चेयरमैन नैब इस मामले की तहकीकात करें। गैर कानूनी खत नैब की जानिब से लिखा गया है, उसके दायरा कार में नहीं आता और सिंध गवर्नमेंट इस को भरपूर तरीके से
इस चीज़ की मजम्मत भी करती है। छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट अपना प्रॉपर लाएमल इस हवाले से तैयार करेगी। नैब ने 28 अप्रैल को सिंध हुकूमत को लिखे गए खत में कहा था कि ग्रेड BS1 से BS20 तक के ऐसे तमाम मुलाजमीन की तफसीलात फराम कर दी जाएं जो देही डोमिसाइल रखने के बावजूद कराची और हैदराबाद में तैनात हैं। सिंध के कुछ महकमों ने नैब के खत पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया था, जिसमें महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज का 5 मई का खत भी सामने आ चुका है। मगर महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज ने सिंध हुकूमत की नई हिदायत पर यू टर्न लिया और 5 मई के खत को वापस ले लिया। दूसरी तरफ नैब वाजे करता है कि नैब कराची पहले से सिंध में जाली डोमिसाइल और गैर रिहायशियों को डोमिसाइल के इजरा और इस मामले में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और करप्शन की तहकीकात कर रहा है। ऐसे मुलाजमीन को शहरी इलाकों में तैनात करना जो इसका हक नहीं रखते खिलाफे कानून है। बुलेटिन में आगे चल के दिखाएंगे आपको आबादी से ज्यादा कब्रें। बोलो स्वात में जन्नत नज़ीर वादी का झूमर कहलाने वाले दरियाए स्वात की हालत ज़ार दिखाएंगे, जिसे बजरी माफिया ने गैर कानूनी खुदाई करके पत्थरों के ढेर में बदल दिया है। स्वात से मैं हूँ डॉक्टर जवाद इकबाल। स्वात की खूबसूरती का झूमर कहलाने वाले दरियाई स्वात के किनारे पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। स्वात के दरिया का हुलिया किसने बिगाड़ा, ये हम आपको बताएंगे। बदकिस्मती से स्वात के दरिया का ये पानी न अभी उसी तरह साफ रहा और न लोग इसे पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इसमें गैर कानूनी खुदाई हो रही है। पूरे स्वात के गन को इस दरिया में फेंका जा रहा है। इस दरिया की खूबसूरती का हुलिया लोगों ने बिगाड़ के रखा है। हर साल स्वात में लाखों मुल्की और गैर मुल्की सयाह आते हैं और वो यहाँ के दरिया की दीवाने होते हैं, लेकिन क्या हम उनको दरिया की खूबसूरती बचाने में कामयाब हुए हैं? कहाँ है हुकूमत वक्त जो सयाहत को परवान चढ़ाने के बुलंद-ओ-बांग दावे करते हैं? भाईजान, मेहरबान, कदरदान, मेरी जान, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। हाँ तो जरा कान और दिल की खिड़कियां खोलकर खूब गौर से सुनिए। बात यह है भैया कि हरामखोरों की आ रही है शामत। अब न बचेंगे आवाम को नाजायज महंगा बेचने वाले, क्योंकि पीछे आ रहे हैं उनके समा वाले। फिर न कहना मियाँ कि खबर ना हुई। सलाम अलैकुम। कराची में मुनाफाखोरों के खिलाफ शहरी इंतजामिया और रेंजर्स मुताबिक पाक कॉलोनी में मुर्गी का गोश्त सरकारी निर्ख 214 रुपए फी किलो में फरोख्त करवाया। लग गई 214 मुर्गी 214। एसी साहब की मेहरबानी से 214। आ जाओ आ जाओ। शुगर और आटा माफिया के शिकंजे में फंसे अवाम को कुकिंग ऑयल माफिया ने भी ना बख्शा। कम कीमत पर दरामद किया गया कुकिंग ऑयल मुल्क में तारीख की बुलंद तरीन कीमतों पर बेचा जा रहा है। रमज़ान में 1 लीटर कुकिंग ऑयल पर 60 रुपये इजाफी वसूल किए गए। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट देखते हैं। देखो और तेल की धार, कुकिंग ऑयल माफिया ने इस बार आवाम की जेबें किस तरह साफ की हैं, आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान में 80% कुकिंग ऑयल बाहर से दरामद किए गए पाम ऑयल से बनता है। रमजान में तेल की तलब दुगनी हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए इम्पोर्टर्स ने 3 माह पहले फरवरी में यही पाम ऑयल 900 से $1000 फी टन में खरीदा। माल पहले खरीदा है, वो ये रोज के रेट कंपेयर करते हैं। क्या आप अपनी जबान में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? ये इतना बड़ा माफिया ग्रुप जो ना बहुत मजबूत आदे इनके। 1 लीटर पाम ऑयल इम्पोर्टर्स को तकरीबन 160 रुपए फी लीटर पड़ा, जिस पर 10 रुपए कस्टम ड्यूटी, 2 रुपए जनरल सेल्स टैक्स लगा। पाम ऑयल को रिफाइन करके कुकिंग ऑयल में तब्दील करने पर फैक्ट्री का 10 रुपए खर्चा आया, जिसके बाद 1 लीटर तेल की कीमत 182 रुपए हो गई। मगर इसी जगह इम्पोर्टर और मिल मालिक आवाम की जेब पर 40 रुपए फी लीटर का डाका डालकर इसकी एक्स मिल कीमत 222 रुपए तक पहुँचा देते हैं। बाजारों तक पहुँचने में 3 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का मजीद खर्च आने के बाद 1 लीटर तेल 225 रुपए का हो गया। जिसके बाद बारी आती है ब्रोकर, होलसेलर और रिटेलर्स की अंधाधुन मुनाफाखोरी की। ब्रोकर और होलसेलर्स का दावा तो सिर्फ लीटर पे 1-1 रुपए नफा कमाने का है।
हाल की अगर बात करें, रोज़े पे झूठ नहीं बोलने का, हम हकीकत बात करें ना, तो हमको 10 से 20 रुपये डब्बा 16 किलो में बहुत है। मार्जिन हर किसी का वही है जो 2-4 रुपये है, लेकिन जो आ रहा है ना पीछे से वो बहुत महंगा हो गया। अगर ब्रोकर और होलसेलर के दावे को सही मान लिया जाए, तेल की फी लीटर होलसेल कीमत 227 रुपए होनी चाहिए, मगर होलसेल मार्केट में तेल की कीमत 240 से 250 रुपए है। मैं 3 महीने में आपको बताऊं, तकरीबन 120 से ऊपर दाम बढ़े हैं पर केजी, डब्बा नहीं बोल रहा हूँ। इम्पोर्टर्स, बिल मालिक और ब्रोकर्स को माफिया करार देने वाले परचून फरोश भी आवाम को नहीं बख्शते, जिनका दावा तो सिर्फ 3 से 5 रुपए लीटर मुनाफे का है। परचून फरोश के ट्रांसपोर्टेशन और दीगर अखराजात 5 रुपए फी लीटर लगाए जाएं तो 1 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत 255 रुपए तक पहुँच जाती है, मगर दुकानदार यही तेल 270 से 280 रुपए लीटर में बेच रहे हैं, यानी 1 लीटर तेल पर 15 से 25 रुपए का मुनाफा, यानी 160 रुपए फी किलो दरामद की गए पाम ऑयल से 1 लीटर ऑयल की कीमत 280 से 300 रुपए तक पहुंच जाती है, जिस पे इम्पोर्टर्स, ऑयल मिल मालकान, ब्रोकर्स, होलसेलर और आम दुकानदार तक सब अपना अपना खराज आवाम से वसूल करते हैं। हुकूमत खुद बुनियादी जरूरत की चीज पर भारी ड्यूटी और टैक्स लेती है। इसके ऊपर फिक्स है ड्यूटी 9,050 रुपये एक टन पे और 17% सेल टैक्स है। तेल की कीमतों में इजाफे की एक वजह सट्टे को भी करार दिया जाता है, जिसका फायदा मिल मालिक और ब्रोकर्स उठाते हैं। सट्टा एक्चुअली ये होता है कि एक वर्चुअल मार्केट होती है, ये व्हाट्सएप पे भी बनी हुई होती है, ये आपस में सिर्फ फिजिकली कोई डिलीवरी नहीं करता, ना कोई ख़रीदता है, लेकिन प्राइस के ऊपर सौदे हो रहे होते हैं और उसको फिर लिंक करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ, और उसके बाद वो प्रॉफिटिंग करते हैं और फिर जो प्राइस बन जाती है, एस्टैब्लिश होती है, उसके ऊपर भी वो प्राइस लोकल मार्केट में खुलती है। इसी तरह 3 माह में डॉलर की कीमत में 10 रुपए की कमी आई, जिसका सारा फायदा ऑयल दरामद करने वाले इम्पोर्टर्स और फैक्ट्री मालकान की जेब में गया। तेल सस्ता करना तो दूर, उल्टा तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। 3 माह में फी लीटर कुकिंग ऑयल 90 रुपए तक महंगा किया गया। कुकिंग ऑयल के इस कारोबार में गठजोड़, सट्टेबाजी और नाजायज मुनाफाखोरी का ये खेल ऑयल माफिया सियासी और हुकूमती आशीर्वाद की छतरी तले अवाम के साथ खेलती है। न खंजर पर कोई छींट, न दामन पर कोई दाग। व्हाइट कॉलर कुकिंग ऑयल माफिया ने रजब, शाबान, रमजान में अवाम को कंगला कर दिया, लेकिन न कोई FIR कटी, न कहीं कोई शिकायत दर्ज हुई। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर के अस्पताल में लेडी डॉक्टर की मुबैना रिश्वत लेने की वीडियो पर आला हुकाम का नोटिस, मेडिकल ऑफिसर से चार्ज वापस लेकर इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में OSD कर दिया गया। मजीद जानते हैं राहम यूसुफजई से। राहम, अपडेट कीजिए। डॉक्टर कशमाला और अगजई का तबादला कर दिया गया। जी बिल्कुल, पहले महकमे से खैबर पख्तूनख्वा और फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस मामले पर नोटिस लिया, जो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मुबैना तौर पर वो मरीज से पेशावर में अस्पताल में इलाज करने की गरज से पैसे ले रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद वज़ीर आला ने बाकायदा तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, विफाक से ये मुतालबा किया कि इसके खिलाफ कार्रवाई करे, और आज ही विफाकी महकमे सेहत ने उसका तबादला कर दिया इस्लामाबाद हेडक्वार्टर और इनको OSD बना दिया गया है, जबकि वक्ती तौर पर इनसे चार्ज वापस लेकर वहीं अस्पताल पाक दोस्ती अस्पताल के जो MS से उनको डॉक्टर आमिर को इजाफी चार्ज दे दिया है, और वहां पर अब वो तुरहम बॉर्डर से आने वाले मरीजों को देखते हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया राहम। और अनदेखा पाकिस्तान में आपको दिखाएंगे मखड। इस्लामाबाद से 150 किलोमीटर दूर माजी में एक ऐसा शहर बसता था जो बहुत सौ के इल्म में नहीं है। इसकी खासियत क्या रही और इससे किन किन मसाइल का सामना रहा, हमारे नुमाइंदे आबिद अली से जानते हैं। मखड, गहरा गढ़ा, वो कस्बा जहां सदियां ठहरी हुई हैं। इस्लामाबाद से 150 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का वाहिद कदीमी शहर जो अब भी असल हालत में मौजूद। यहाँ जब आप सफ़र करते हैं इंजरा या इस्लामाबाद से जब आते हैं जंड से गुज़रते हुए, इसके करीब में इतनी बड़ी वास्ट, यानी आपको पहाड़ थोड़ा सा फैलाव में चले जाते हैं और दरमियान में एक बहुत बड़ा खड्डा सा नज़र आता है, तो महाखड का फिर कसरत इस्तेमाल मुखड बना। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा सब एक दूसरे के करीब। यहाँ हिंदू लड़कियाँ मुसलमान भाइयों को राखियाँ बांधती थीं। दिवाली और शबे बेरात एक जैसी मनाई जाती थी। ये एक हिंदुओं का मरकज भी था,
तो यहाँ उसके वाले से भी मंदिर मौजूद हैं या इस तरह पुरानी चीज़ें मौजूद हैं। जब मुसलमान यहाँ आए तो उनमें से एक प्राचा कबीला था, वो ईरानियन नस्ल हैं, वो यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ कारोबार शुरू किया। वो उनके जो मकानात थे आज से 600, 700, 500, 400 साल पुराने, वो आपने देखे हुए हैं, यहाँ मौजूद हैं। मखट कभी इस इलाके के सकाफती हुनर का अक्कास भी रहा। दरिया किनारे बनी हवेलियों को माड़ियां कहा जाता, जिसकी खिड़कियां दरियाए सिंध की तरफ खुलती। गलियां आप देख रहे हैं, ये सारी जो है ना एक ढलवान की सूरत में बनी हुई है, क्योंकि बारिशों होती हैं और जो भी पानी नीचे बिल्कुल दरिया की तरफ आप आसानी से बंदा चला जाता है जनाब। तो आपने देखा होगा यहाँ जो सब काम लकड़ी का हुआ है, यहाँ सारी लकड़ी इस्तेमाल हुई है और पत्थर इस्तेमाल हुआ है। नाज़रीन, ढलवान उतरते उतरते इस वक्त मैं मखट शरीफ के इख्तिताम पर पहुंच चुका हूं। अभी हमने आपको दिखाया है इसका शहर और उसका कल्चर, अभी हम आपको दिखाते हैं इसकी बंदरगाह। सखर तक की तजारत इन्हीं दरियाई रस्तों से होती थी। सिकंदर आज़म का जर्नैल जो स्काईलैक्स था, उसने एक बैरी बेड़ा डाला था हंड के मकाम से, यानी हदरों के सामने से। तो वो यहाँ से गुजरा था और वो आगे सिंध की तरफ गया था। एक तो वो कुतुब तारीख में बाकायदा तौर पर उसका जिक्र मौजूद है। ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेज़ों ने यहाँ मखट शरीफ से सिंध की तरफ एक इंडस फ्लोटीला के नाम से एक बहरी बेड़ा बनाया था, जो बाकायदा जो रोज़ाना की बुनियाद पर आता जाता था यहाँ। 70 साल पहले 4000 लोग एक दिन अचानक गायब हो गए। शहर सलामत रहा लेकिन लोग ना मिले। सैलाब आया या लोग नकल मकानी कर गए। आज यहाँ आबादी से ज्यादा कब्रें हैं। लोग कहाँ खो गए? मखट के गहरे पानी में ये राज भी दफन है। बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में नई गाड़ियां सस्ती होने की उम्मीद बन चली है। सेक्रेटरी ऑटो डेवलपमेंट कमेटी ने 3 बड़ी कंपनीज की इजारादारी जल्द ख़त्म होने की नवीद सुना दी है। इंजीनियर आसिम अयाज कहते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री में $50 करोड़ की सरमायाकारी आ चुकी है, 50,000 नौकरियां पैदा होंगी। इस्लामाबाद में नुमाइंदा समा शकील अहमद को खुसूसी इंटरव्यू में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। गाड़ियों की कीमतों पे असरअंदाज कुछ चीज़ें होती हैं, वो रॉ मटेरियल की प्राइसेस होती हैं, उनकी जो शिपमेंट कॉस्ट है, बिजली की कॉस्ट डॉलर की पैरिटी का होता है। छोटी गाड़ियां हैं वो हमारे हमसाया मुल्क में सस्ती हैं, उसकी वजह लोकलाइजेशन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका वॉल्यूम हमसे 10-20 गुना ज़्यादा है। हमने अब कंपटीशन दे दिया है, एसयूवी की कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है, बड़ी गाड़ी में बहुत ज़्यादा आ गया है। ऑल्टो के मद्दे मुकाबिल 2 गाड़ियाँ आई, ब्रेवो, और दूसरी है DFSK की प्रिंस। अभी एक छोटी गाड़ी चेरी QQ इन्होंने अल्फ़ा के नाम से लॉन्च की है। नौजवान जो मोटरसाइकिल से ग्रेजुएट करके गाड़ी में जा रहा है, उसको एक गाड़ी सस्ती मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि ओल्ड यूज व्हीकल ना आए, नई पे टैरिफ्स हैं उनको रैशनलाइज किया जा रहा है। और इम्प्लीमेंट होता है तो देन वी कैन से कि इनकी गाड़ियों का ऑब्वियसली कीमतों में कमी आएगी। पाकिस्तान में वो गाड़ी नहीं बन पाएगी जिसमें ये 16 सेफ्टी रेगुलेशंस नहीं होंगी, जिसमें से एयर बैग भी एक है। जो इन्वेस्टमेंट अभी तक आ चुकी है वो $500 मिलियन के करीब। कारों को तो डिस्कस कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट ट्रक्स में और बसेस में भी है। ये बसेस के प्लांट लगेंगे तो एक कॉमन मैन को भी फ़ायदा होगा। ये 4G फ़ोन लोकल भी बन रहे हैं, इंपोर्ट भी हो रहे हैं। हम मोस्टली मोर देन 80% मार्केट को 90% को लोकल कर लेंगे। 40 से 50 हज़ार के करीब अगर नई जॉब्स आई हैं उस इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव में, तो 20 से 25 हज़ार मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री में जो डायरेक्ट जॉब्स हैं, जो एक असेंबली शॉप पे जॉब्स हैं, वो क्रिएट हों। कोरोना की वबा के बाद दुनिया भर में ऑनलाइन काम में 7 गुना इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तान में ये इजाफा 4 गुना तक देखा गया है। सिर्फ लाहौर में कमोबेश 30,000 अफराद ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जुल्करनैन अंसारी ने समा के रिपोर्टर मोहम्मद लुकमान से बातचीत करते हुए शहरियों को टिप्स दी हैं
आइए देख लेते हैं। आईटी की इंडस्ट्री में तमाम काम पहले से बढ़े हैं। नेशनल स्केल पे एक तरह से तो जॉब्स ख़त्म हुई, लेकिन फ्रीलांस बढ़ गया। इंटरनेशनली काम जो है वो 6 to 7 टाइम्स बढ़ चुका हुआ है। 30 लाख से ज़्यादा सिर्फ लाहौर में, तो आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। इंडिया से मैं अगर कंपेयर करूँ तो अब हम कहीं पे भी नहीं खड़े। इसके खास रीज़न है कि जब हम इंटरनेट पे देखते हैं ना ये फिगर, पाकिस्तान के पास इस वक्त इतना काम आ गया और हम चौथे नंबर पे आ गए हैं फ्रीलांसिंग में, तो ये नंबरिंग की जो गेम है ना, ये पॉपुलेशन की है। इंडिया अगर उसका 60% कमा रहा है तो पाकिस्तान 4% कमा रहा है। हमारा जो कल्चरल चैलेंज है ना, नंबर 1, हम लोग मेहनत के आदी नहीं हैं। अगर कर लेंगे तो उससे डबल टाइम हम आराम में गुजारेंगे। अब सेलर्स के तौर पे भी जब हम लोग अमेज़ॉन तक भी रीच कर गए और ये चीज़ कर जाएंगे, मुझे इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आता है। पेपॉल इंडिया में भी है, अफगानिस्तान में भी है, हम दरमियान में पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। पेपॉल कब आएगा? हमारे एक फ्रीलांसर की प्रोडक्शन कॉस्ट इंडिया के फ्रीलांसर की प्रोडक्शन कॉस्ट से 5 टाइम्स ज़्यादा है और हमारा रेट भी उनसे 5 टाइम्स कम है। हम जुगाड़ लगाना चाहते हैं लेकिन हम सही काम करना नहीं चाहते। जब वो नहीं होता तो हम अपनी साइड बचाने की कोशिश करते हैं, पैसे खा लिए, काम नहीं दिया। इससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है, इसलिए ज़्यादा काम हमारे पास नहीं आते। स्पोर्ट्स न्यूज़ में आपको बताएं कि T20 और टेस्ट मैचेस की सीरीज जीतने के बाद कौमी क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे से लाहौर पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी खुसूसी तैयारी के जरिए हरारे से लाहौर पहुंचे, जहां से ईद मनाने के लिए सब अपने आबाई शहरों को रवाना होंगे। कौमी टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीती थी, जबकि टेस्ट सीरीज में मेज़बान टीम को 2-0 से वाइट वॉश किया। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।